हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स की आज ये मैराथन क्लास होने वाली है बच्चों। इस क्लास के अंदर जो मैराथन क्लास आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें बात करेंगे 5 नंबर वाले जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे शामिल रहेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे डेरिवेशंस, और उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक महत्वपूर्ण है ना, वो हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डेरिवेशन को लेकर। क्योंकि बच्चों आपको पता है डेरिवेशन हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस भी इनके सबके ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमें डेरिवेशन पे फोकस ज्यादा करना है। क्योंकि बच्चों अगर आपने डेरिवेशन को सही से हल किया ना, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको ज्यादातर फोकस करना है डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पर। क्योंकि बच्चों अगर आप न्यूमेरिकल पूरा अच्छे से हल किया ना, तो उसमें राइटिंग पे तो नंबर कटते नहीं है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हल किया ना, तो आपको अगर 10 नंबर का है, 2 नंबर का, 1 नंबर का, आधा नंबर का है, तो पूरे नंबर मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही टॉप 5 जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 5 नंबर वाले, उन न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास मैराथन होने वाली है। इससे पहले अगर आप क्लास में बढ़ने लगे, इससे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहले हम बात करेंगे डेरिवेशन को लेकर। डेरिवेशन क्या है, इनको पहले समझिएगा और इनको ध्यान से सॉल्व करिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए बच्चों, पहला हमारा डेरिवेशन क्या कह रहा है, इसको पहले ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक गतिमान आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल, एक कोई गतिमान आवेश है, उस पर एक बल कार्य कर रहा है जो लॉरेंज बल होता है। उसके आधार पर, लॉरेंज बल का आपने सूत्र आपको बताया था, उसके आधार पर धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित करना। यानी कि एक गतिमान आवेश है, उस गतिमान आवेश पर लगने वाला जो लॉरेंज बल कार्य करता है, उस लॉरेंज बल के सूत्र के आधार पर ही हम किसी धारावाही चालक है उस पर लगने वाले बल का सूत्र स्थापित करेंगे, फोर्स का सूत्र में स्थापित करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने लिखा माना चालक एकांक यानी कि चालक के एकांक प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। यानी कि हमारा जो चालक होगा उसमें प्रति एकांक आयतन में क्या होगी, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या हमने n मान ली तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। आपको मैंने अनुगमन वेग बताया vd होता है, ठीक है, यहां तक समझ में है। यानी कि जो हमारे एकांक प्रति एकांक जो आयतन है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो n है, तथा उसमें प्रति एकांक आयतन में क्या होता है, मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है उनका अनुगमन वेग जो है वो हमारा vd है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, यदि कोई धारावाही चालक है उसकी लंबाई l है, यानी कि जो हमारा धारावाही चालक है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी जो लंबाई है वो l है, तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है, यानी कि उसकी लंबाई l है और उसका क्षेत्रफल a है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है, उस क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर बनाते हुए रखा गया है। उस जो हमारी दिशा है उससे थीटा कोण पर बनाते हुए इसको रखा गया है, यानी कोण जो है वो थीटा दिया गया है, ठीक है। तब चालक में बहने वाली धारा I इक्वल टू होता था, अगर हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं, लॉरेंज बल के एक गतिमान आवेश पर लगने वाला, तो हमने एक आपको सूत्र पढ़ाया था I इक्वल टू NeAVD। NeAVD जो हमने यहाँ पर L लंबाई है, ये क्षेत्रफल है, धारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनुगमन वेग है, BD है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। उसके आधार पर I इक्वल टू इसमें बहने वाली जो धारा आएगी NeAVD आएगी, ठीक है। यानी ये वेट इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब यहां पर मैंने क्या किया, चालक में बहने वाली धारा जो थी यानी कि I जो थी उसका मान हमने निकाल लिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है उसके लिए हमने आपको सूत्र बताया, लॉरेंज बल F इक्वल टू होता है EVD V sin थीटा, EVD V sin थीटा। ये चीज आपको याद रखिएगा, ठीक है। यदि ये हमारा ये सूत्र ये वाला है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल हमारा इतना है, F इक्वल टू होगा BED EVD sin थीटा, यानी कि ये बच्चों E है, ये BD है जो एक E में पढ़ा जाएगा, EVD B sin थीटा, ठीक है। ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल है, ठीक है। अब कह रहा है पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, हमारा चालक कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, चालक का क्षेत्रफल क्या है a है, और उसकी लंबाई क्या है l, यानी कि लंबाई गुणे हमारा क्षेत्रफल जो भी है और गुणे हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। यदि संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल, ये संपूर्ण या फिर पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, तो मैं पूरे चालक पर बल कितना कार्य कर रहा है उसके बारे में
उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों जो हमारा बल होगा, संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल, इसको हम एफ से प्रदर्शित करेंगे। इस पर लगने वाला जो बल होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना बल कार्य कर रहा है, यानी कि एफ यानी कि लॉरेंज बल, ठीक है। फिर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए हमारा एफ जो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल एफ इक्वल टू हमारा कितना है, बी ई वी ई डी बी साइन थीटा है, मैंने इसको लिख लिया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या है, एन ए एल, ठीक है। अब हमें पता है एन ए एल है, इसको हम थोड़ा सही करके लिखेंगे। क्या करेंगे, इसका जो एन है और ए है इसको हम लाएंगे एल आगे, एन ए ई वी डी हो जाएगा, प्लस बी जो है ए वाला और एल जो है इसको और साइन थीटा इसको मैं इधर लिख लूंगा, क्योंकि गुणा में किधर भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अब हमें पता क्या है, इसमें समीकरण 1 से i का मान रख देंगे। हमने बच्चों एक समीकरण 1 पढ़ा है, क्या है, i इक्वल टू है एन ई ए वी डी। अब यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा ही कुछ लिखा है, एन ई ए वी डी, एन ई वी डी, यानी कि इसकी स्थान पर हम i भी लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया बच्चों, देखिएगा हमने क्या किया, b जो था इसको पहले लिखा, फिर हमने एन ई वी ए डी की स्थान पर हमने क्या लिख लिया, i और एल साइन थीटा। अब हमने जब मान रख दिया तो हमारा एफ इक्वल टू एक नया सूत्र आ गया, जो हमारा नया सूत्र आया बी आई एल साइन थीटा। अब ये जो है, यही हमारा जो है, अगर हम लॉरेंज बल के आधार पर सिद्ध करते थे, कोई धारावाही चालक है उस पर लगने वाला बल जो है उसका सूत्र जो होगा बी आई एल साइन थीटा। ये चीज आपको याद रखना है, पूरा डेरिवेशन है, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगला डेरिवेशन देखिए, अगला बच्चों जिसमें कह रहा है दो समांतर धारावाही चालक जो है उन तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित करना है। यानी कि दो समांतर धारावाही चालक हैं, इनके बीच में कितना बल कार्य कर रहा होगा, क्योंकि दोनों पर बल लग रहा है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है उसके लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। अब हमें इस तरीके से एक चित्र बना लेना है। इसमें ये जो तार है, एक P है एक Q है, इसमें धारा I2 बह रही है, इसमें I1 बह रहा है, इसमें I2 बह रहा है, इस पर भी बल F कार्य कर रहा है, इस पर, और इसके बीच की जो दूरी है यानी कि इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो हमारा R है, ठीक है। माना 2L लंबाई के, इनका जो लंबाई है बच्चों वो L है, एल लंबाई के चालक तार P तथा Q हैं। चालक तार एक P है और दूसरा Q है, ठीक है। एक दूसरे से R दूरी पर समांतर रखेंगे, एक दूसरे से R दूरी पर हैं, ठीक है, जिनमें क्रमशः I1 तथा I2 धाराएं बह रही हैं, जिनमें एक में I1 बह रही है, दूसरे में I2, यानी कि I1 और I2 हमारी दो धाराएं बह रही हैं, ठीक है, माना। तब बायो-सैवर्ट के नियम से, हमने एक बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ा था, नियमानुसार तार P के कारण तार Q के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी तार P के कारण तार जो Q है उसके किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है B1 इक्वल म्यू 0.2 पाई I1 अपॉन R हो जाएगा। ये हमने कहां से लिया बच्चों, बायो-सैवर्ट के नियम से। अब बायो-सैवर्ट का अगर आपको नियम नहीं पता तो सबसे पहले आपको बायो-सैवर्ट का नियम पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इसको देखने के बाद आप बायो-सैवर्ट का नियम जरूर पढ़ लीजिए, अन्यथा मैं आपको बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ा दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखिए यहां तक हमने बायो-सैवर्ट के नियमानुसार लिख लिया, ठीक है। माना हमने चालक जो है तार है Q, उसमें I2 धारा बह रही है, हमारा चालक तार Q है उसमें I2 धारा बह रही है, जो चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र B1 है उसके लंबवत है। अतः इसकी लंबाई L दूरी पर, L पर लगने वाला बल, इसकी लंबाई L है, उस पर लगने वाला बल जो होगा वो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, BI या B1 कह सकते हैं I2L, B1 आप कह सकते हैं इसको B1 I2L हो जाएगा, ठीक है। अब हमें B1 I2L क्या हो गया, यहाँ पर तार जो Q है उसके कारण आ गया। अब B1 I2 जो आ गया, यहाँ पर हमें बल का यानी कि F का संकेत मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो I1 है, जो हमारा B1 है, इसका मान रख देंगे, जो हमारा B1 इसका मान रख देंगे। तो B1 का मान रखने पर F इक्वल टू म्यू 0.2 पाई है, इससे में कोई छेड़छाड़ करनी नहीं। अब देखिए B1 इक्वल टू क्या है, म्यू 0.2 पाई अपॉन I1 अपॉन R है, ठीक है। हमने क्या लिखा, I1 अपॉन R जो है म्यू 0.2 पाई हो गया, I1 अपॉन R हो गया, दूसरे में क्या बता I2 इंटू L, इसको मैंने गुणे में लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक सूत्र आ गया, अगर कोई भी दो समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बल में अगर बीच में F बल कार्य कर रहा है, उनके बीच में बल F है, एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं, इनकी लंबाई जो है L है, एक में धारा I1 और दूसरे में धारा I2 बह रही है, तो हमारा एक सूत्र आएगा F इक्वल टू म्यू 0.2 पाई I1 इंटू I2 इंटू L अपॉन R। आप इस सूत्र को याद रखिएगा, इस सूत्र पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो इस सूत्र को आपको ध्यान से याद रखना है ताकि आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिक्कत ना हो और आपका कोई भी डेरिवेशन भी गलत ना हो, ठीक है। अगर आपको एक बार में डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहे तो बच्चों 1 से 2 बार आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर उनको पढ़िए बार बार, तब आपको हर एक चीज़ यानी कि कन्फर्म हो जाएगी। क्योंकि बच्चों अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे ना तो उतना अच्छा समझ में नहीं आता, क्योंकि पहली बार आपको कुछ भी नहीं पता है, उसमें आपको ये भी नहीं पता B1 क्या है, आपको पता है B1 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार लिया गया है। म्यू 0.2 पाई कहाँ से आया, आप ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर क्यों लिख दिया
बात। तो बच्चों ये बायो-सैवर्ट का नियम से आया है, ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है। अगला डेरिवेशन देखिए बच्चों, अगला हमारा डेरिवेशन है, उसमें कह रहा है समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी कई सारे संधारित्र हैं, अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी हम धारिता कैसे निकालेंगे इसके बारे में बताना है, इसका व्यंजक प्राप्त करना है। बच्चों हमारे अगर ये मान लीजिए हमारे पास कई सारे तार हैं, हमारे पास 3 संधारित्र, एक C1 है, दूसरा C2 है तथा C3 है, ठीक है, कि एक पर Q1 आवेश, Q2 Q3, यानी कि सभी पर -Q1 +Q1 +Q2 -Q2 ऐसे आवेश है हमारे पास। इसमें जो प्रत्येक प्लेट की जो यानी कि माइनस वाली प्लेट है उसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया गया। इसकी जो पहली प्लेट है उसको मैंने वैद्युत स्रोत से जोड़ा है। तो हमने इसमें जो कुछ भी किया है, अब इसमें क्या है, इसका जो विभवांतर है वो दोनों में समान रहेगा। अगर समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े हैं तो उसमें विभवांतर चेंज नहीं होता है, अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो विभवांतर समय में अलग अलग हो जाएगा, धारा उसमें अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमने क्या करेंगे। सबसे पहले हमें वही लिखना होता है जो कि हमने इस चित्र में लिखा हुआ है। आप इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको चित्र अच्छे से आप बाद में भी बना सको, ठीक है। अब बच्चों देखिए, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1 C2 तथा C3 है, 1 2 3 C1 C2 C3, ठीक है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। एक दूसरे के साथ किस क्रम में जोड़े गए? समांतर क्रम में जोड़े गए, ठीक है सर। इसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, ठीक है, प्रत्येक संधारित्र की पहली वाली प्लेट जो है उसको मैंने वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया, ठीक है सर, वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो संधारित्र हैं इनकी प्रत्येक संधारित्र की दूसरी वाली जो प्लेट है उसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, मान लिया जोड़ दिया जाता है। तो प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न विभवांतर V है तथा आवेश क्रमशः का हो जाए, पहली पर Q1 होगा, दूसरी पर Q2 होगा, तीसरी पर Q3, यानी कि विभवांतर हमारा तो समान है लेकिन आवेश जो है वो सभी में क्या है, अलग अलग। जो आवेश सभी में अलग अलग है तो आपको हमें पता है कि धारिताएं भी हमारी अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, तो प्रत्येक प्लेट पर जो हमारा है, यानी कि जो प्रत्येक प्लेट है इस प्लेट पर कितना आवेश होगा, इस पर कितना होगा, इस पर कितना होगा, यानी कि विभव एक आपने सूत्र पढ़ा था, यानी कि अगर हम यहाँ पर आवेश निकालें Q1 होगा, Q2 Q3, ठीक है, Q4 अगर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा था Q = CV पढ़ा, Q = ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा, अब यहाँ पर Q CV है, ठीक है, अब हमें यहाँ पर आवेश क्या हमारा Q1 है और धारिता क्या C1 है, तो Q1 C1 हो गया और B तो समान है तो V तो B रहेगा। फिर दूसरे में अगर हम दूसरे की बात करें तो Q2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, Q2 है तो C2 हो जाएगा और V तो हमारा समान है वो B रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे में Q3 = C3V हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अगर मान लीजिए इनमें धारिता जो है वो कुल C है, मान लिया जाए यदि संधारित्र की कुल धारिता C है और कुल आवेश Q है, यानी कि कुल धारिता जो है अगर हम तीनों को जोड़ें तो कुल धारिता आएगी, C1 + C2 + C3 अगर हम जोड़ दें तो कुल धारिता आ जाएगी और आवेश Q1 + Q2 + Q3 कर दें तो हमारे कुल आवेश आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर कुल धारिता C1 है और कुल धारिता C है तथा आवेश कुल Q है तो हमने एक सूत्र पढ़ा Q = CV, यानी Q = CV। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कुल धारिता C है तो C = क्या चाहिए, Q/V, क्योंकि हमें यहाँ पर संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमें C चाहिए ना, तो C = हम क्या कर दें Q/V। अब Q आया, देखिए C इसके B के साथ में तो B नीचे आ गया, Q हमारा ऊपर चला गया। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब हमने कुल धारिता निकाल ली, अब हमें बात करना है कुल आवेश। अगर हमें कुल आवेश निकालना ना तो हम Q1 + Q2 + Q3 को अगर जोड़ दें तो हमारा कुल आवेश आ जाएगा। हमने यही किया है, कुल आवेश Q1 Q = हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। अब हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, आप समीकरण नंबर कुछ भी मान सकते हैं, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, ठीक है, आप इसको 2 भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमने समीकरण इसको 1 मान लिया। अब समीकरण 1 में हमारा जो समीकरण 1 है अगर आपने 2 माना है ना तो आप करेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 में Q1 Q2 तथा Q3 और Q के मान रखने पर, यानी कि हमें तीनों मान रख देने हैं, Q1 का भी रखना है, Q2 का भी रखना है, Q3 का भी रखना है, Q का भी रखना है, ठीक है। अब बच्चों हमारा जो समीकरण है Q = अब हमें ये वाला सूत्र है इसी में हमें मान रखने, तो हमारा समीकरण जो Q है Q = क्या, CV, तो हम Q के स्थान पर क्या रख दिया, CV। अब हमारा जो Q1 है इसमें है C1V, अब Q1 के स्थान पर हमने C1V रख दिया, इस वाले Q1। अब इस Q2 के स्थान पर हमने रख दिया ये वाला C2V और इस Q3 के स्थान पर गया Q3 C3V, ठीक है, इतना रख दिया, ठीक है।
अब हमें पता है, हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, इसमें जो b जो है सभी में, ये b तो कॉमन है, हमने इसको b को ले लिया कॉमन, तो b इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, इतना ही तो बचा हमारा अंदर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस b को जो है इसको मैंने लाया नीचे, अब यहाँ पर डायरेक्ट काट दिया। अगर आपको यहाँ पर समझ में कैसे कटा, तो बच्चों ने b को निकाला और इसका जो c था उसको नीचे, जो c इक्वल टू हमने c को निकाल लिया और b जो था उसको मैं नीचे लाया, क्योंकि बटे में है, ठीक है। तो b को जब हम नीचे लाए तो इस b से इस b को कर दिया कैंसिल। अब हमारा क्या बचा, c बराबर बचा C1 प्लस C2 प्लस C3 बचा। C बराबर क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3 बचा। यानी कि समांतर क्रम का जो सूत्र है वो हमारा यही आता है। और अगर हम बात करें और C1, अगर हम प्रतिरोध से इसका कल्पना करें तो प्रतिरोध में तो श्रेणी क्रम का सूत्र है, Q R1 R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 R4, यानी कि बहुत सारे हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर Q1 प्लस C1 C इक्वल टू है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हमने यहाँ पर तीन प्लेटें ली थी। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ 3 प्लेटें ली थी, अगर हम प्लेटें बढ़ा देते ना तो Q1 Q2 Q3, यानी कि अगर हमें कितनी भी प्लेटों की अगर जरूरत पड़ती है तो हम इनमें जोड़ते चले जाएंगे, हमारी प्लेट आ जाएंगी। अगर मैं 4 प्लेट निकालनी, 10 प्लेटें को निकालनी, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 प्लस C8 प्लस C9 प्लस C10 हो जाएगा। यानी कैसे आप जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब आ गया समांतर क्रम का, हम बात कर लेते हैं इसके श्रेणी क्रम का भी सूत्र कैसे हम निष्कर्षण करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम की। कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की धारिता का व्यंजक या संधारित्रों का श्रेणी क्रम, ऐसा भी हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपको श्रेणी क्रम जो है कुछ इस प्रकार से हमारी प्लेटें जोड़ी जाती हैं, आपको पता ही है, ठीक है। इस प्रकार से जब जोड़ी जाएंगी तो इसमें भी वो कुछ और होगा, इसमें कुछ धारा और जाएगी, इसमें कुछ धारा और जाएगी, यानी कि इसमें धाराएं सभी में अलग हो जाएंगी। लेकिन इस पर भी जितना आवेश रहेगा उतना इस पर भी रहेगा, क्योंकि एक ही तार में जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि धारा जो है वो खर्च होती रहती है, तो एक दूसरे में खर्च होती रहेगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो हमारा इसमें जो विभवांतर जो का एक पर V1 हो जाएगा, दूसरे पे V2, तीसरे पर V3। धारिताएं C1 प्लस C2 प्लस C3 है, लेकिन यहाँ पर आवेश जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। आपको पता होना चाहिए, श्रेणी क्रम की अगर संधारित्र की हम बात करते हैं तो वहाँ पर आवेश जो होता है हमारा Q होता है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन हमारा यहाँ पर V बदल जाता है। अगर हम समांतर क्रम की जब बात करते हैं तो वहां पर V कांस्टेंट रहता है, आवेश हमारा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें इस वाले चित्र में हमने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी बनाया, सबसे पहले हमें लिख देना होता है, ताकि एग्जामिनर को पता चले इस चित्र में हमने क्या किया है, इस चित्र के साथ क्या हमने गलत काम किए हैं, ठीक है। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 तथा C3 है, ठीक है। इतना तो आपको सभी में संधारित्र में लिखना ही है, हमने 3 ही मान के चलते हैं ज्यादातर, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए, हमें मालूम है श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं, ठीक है। इसमें पहले संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहले संधारित्र की अगली प्लेट को, पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से क्रमानुसार जोड़ा जाता है, दूसरी प्लेट की संधारित्र की दूसरी प्लेट से क्रमानुसार जोड़ा जाता है, ठीक है। तथा प्रत्येक पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, प्रत्येक जो हमारा पहला संधारित्र इसकी पहली प्लेट जो है उसको मैंने वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया, वैद्युत स्रोत से तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को, हमारा जो अंतिम संधारित्र इसकी जो दूसरी वाली प्लेट है इसको मैंने क्या किया है, अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने क्या किया है, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी से हम जोड़ देते हैं। यदि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q1, यदि प्रत्येक संधारित्र जो है उस पर आवेश Q तथा इनके बीच में, इनका जो प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V1 प्लस V1 V2 और V3 है, ठीक है। आवेश तो हमारा Q है, अब माइनस प्लस तो होगा ही, ठीक है। तो प्रत्येक संधारित्र उस पर आवेश हमारा प्लस Q है, या आप कह सकते हैं प्रत्येक संधारित्र पर आवेश प्लस Q और माइनस Q है, ठीक है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा प्लस Q तथा माइनस Q, ठीक है। इनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो है V1 प्लस V2 और V3 है, ठीक है, मान लिया सर। अब हमें यहाँ पर विभवांतर जो है प्रत्येक प्लेट पर अलग है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अलग सूत्र करेंगे। तो प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न विभवांतर, हम प्रत्येक प्लेट पर विभवांतर निकालेंगे। तो विभवांतर का हमें एक सूत्र पढ़ा है, B इक्वल टू होता है Q/C। B इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q/C। अब अगर हम यहाँ पर C निकालते हैं तो Q इक्वल टू C भी जो हमने वहां पर पढ़ा था समांतर क्रम में, वही यहाँ पर भी लगाया ना, ठीक है। तो प्रत्येक प्लेट का जो विभवांतर हो जाएगा, अब यहाँ पर V1 है, विभवांतर सभी में अलग अलग है, तो B1 प्लेट होगी, उसके लिए विभवांतर B हो जाएगा। आवेश जो होता है वो Q होता है और C1 हमारी प्लेट है, तो B1 इक्वल टू Q1/C हो जाएगा, B2 इक्वल टू Q/C2 हो जाएगा, और V3 हो जाएगा V3 इक्वल टू Q/C3, ठीक है। ये तो हमारा प्रत्येक प्लेट जो है उस पर उत्पन्न विभवांतर आ गया।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे का हल करेंगे। जब बच्चों इसमें आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि इन जो तीनों संधारित्र इसका कुल विभव कितना है और कुल धारिता कितनी है। ये तीनों संधारित्र के बीच कुल विभव v है, कुल विभवांतर यानी कि जो विभवांतर है वो b है, तथा इसकी कुल धारिता जो है यानी कि तुल्य धारिता या कुल धारिता हमारी c है। तब क्या हो जाएगा, b इक्वल टू अगर हम कुल विभव निकालें तो b अगर हम कुल आवेश की तरह तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे तीनों विभव आ जाएंगे। ठीक है, जब हम इनको तीनों को जोड़ेंगे v1 v2 v3 के मान रखेंगे तो हमारा b इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए b1 का मान है q अपॉन c1, b2 का मान है q अपॉन c2, b3 का मान है q अपॉन c3। अब हमने q1 q2 और q3 यानी कि हमने मान रख दिए। ठीक है, इनके अब जब हम मान रखेंगे तो b इक्वल टू क्या है, हमें पता है q अपॉन c होता है, b इक्वल टू पता है q अपॉन c होता है, तो हमने b की जगह पे इस वाले b के स्थान पर रख दिया, हमने इस वाले b के स्थान पर हमने रख दिया q अपॉन c। b के स्थान पर q अपॉन c रखा तो हमने क्या किया, यहाँ पर q को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन c1 बचा प्लस अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3 बचा। अब q से q को कर दिया हमने कैंसिल, जैसे हमने समांतर क्रम में किया था। अब जब q से q को कैंसिल कर दिया तो इसके बटे में 1 आ गया, यानी कि 1 बटे c इक्वल टू हमारा क्या बचा, 1 बटे c1 प्लस 1 बटे c2 प्लस 1 बटे c3, ये हमारा आ गया। b इक्वल टू q अपॉन c होता हमें पता ही है। अब ये तो हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र आ जाता है जो हमें न्यूमेरिकल में लगाना है। अभी हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका सूत्र भी हमारा प्रयोग में आ जाए। समझ में अगला डेरिवेशन देखिए बच्चों, अगला हमारा जो है उसमें कह रहा है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। यानी कि परस्पर संपर्क में अगर दो पतले उत्तल लेंस रखे हैं तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे। हमने सिंगल फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हमने निकाल चुके हैं, वो आपको पता है। लेकिन अगर एक लेंस की जगह पर दो लेंस रखे हों तो इनकी फोकस दूरी कैसे निकालेंगे। परस्पर संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे उसको देखिएगा। हमारे पास दो लेंस हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे। अब देखिए यहाँ पर बिंदु वस्तु ओ रखी है, ठीक है, यहाँ पर तो रियलिटी में वस्तु रखी है। अगर ये लेंस ना होता, अगर ये वाला लेंस ना होता तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता, जिसको मैंने आई डैश मान लिया, और इस प्रतिबिंब की जो दूरी हमारा लेंस से वो बी डैश है और वस्तु की दूरी यू है। अब क्या करेगा, अगर ये लेंस ए वाला लेंस रखा है तो क्या होगा, ये जो प्रतिबिंब है इस वाले लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा इस वाले, और जब वस्तु का कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन के यहाँ पर बनेगा और जो प्रतिबिंब बनेगा आई पर बनेगा, उसकी दूरी बी रहेगी। एक हमारा लेंस L1 है, दूसरा L2 है, एक दूसरे के सापेक्ष वायु में रखे गए हैं। तो आइए हम इसमें जो कुछ भी हमने समझाया है उसी को एक भाषा में, एक लैंग्वेज के तरीके से मैंने लिख दिया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 हैं, हमारे पतले हैं उत्तल लेंस है, पता है L1 है L2 है, ठीक है, मान लिया। मुख्य अक्ष एक ही है, इनके मुख्य अक्ष जो है, इनकी जो बीच वाली लाइन देख रहे हैं ये एक ही है, ठीक है सर, मुख्य अक्ष एक ही है तथा फोकस दूरियां F1 बाय F2 हैं। इनकी फोकस दूरियां दोनों की F1 है और एक की F2 है, ठीक है। वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे, जिसका जो माध्यम है वो वायु है, ठीक है। एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर पहले लेंस के लिए L1 दूरी, L1 पहला लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी गई है। एक बिंदु वस्तु O है, पहला लेंस जो L1 है उससे U दूरी पर रखी गई है, दूरी कितनी है U, ठीक है, रखी गई है। यदि लेंस L2 ना हो तो, यदि हमारा जो लेंस L2 है वो ना हो तो, L2 ना हो तो L1 जो है, L1 जो लेंस है वस्तु का प्रतिबिंब I डैश दूरी पर बनेगा, आई डैश दूरी पर बनेगा। यदि L1 लेंस से B डैश दूरी हो, यदि L1 लेंस जो है उसकी L1 लेंस से दूरी जो है वो B डैश हो तो लेंस के सूत्र से, उसी लेंस का जो सूत्र है उससे हम निकालेंगे, जो हमारा लेंस का सूत्र 1/f इक्वल टू हमें पता है 1/b माइनस 1/u। तो हमें यहाँ पर फोकस दूरियां दोनों के अलग अलग निकालेंगे, फिर हम एक में जोड़ देंगे, हमारी फोकस दूरी आ जाएगी, संयुक्त फोकस दूरी। हम 1/f इक्वल टू सूत्र क्या लगाएंगे, 1/f1 मान लेंगे, b1 प्लस b2। अब अभी देखिए जब b1 क्या आता है, u क्या होता है वस्तु की दूरी, v क्या होती है प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब जो है वहां पर क्या बनना है, b पर, b दूरी है, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी हमने मानी क्या है, b डैश हमारी यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी b न रखकर v डैश रखेंगे, b डैश रख दिया और इसको मान लिया हमने समीकरण 1, ठीक है। अब हम दूसरे लेंस के लिए सॉल्व करेंगे। पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब इसके लेंस के, यानी कि इसी लेंस, इसके लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। दूसरा वाला जो लेंस है, पहले लेंस के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है, ए वाला आई डैश है, ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब जब ये वस्तु का कार्य करेगा तो दूसरा लेंस इसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब आई बनेगा, ठीक है। तो जिसकी दूरी जो L2 लेंस होगा उससे B होगी, यानी जो L2 लेंस है उससे दूरी इसकी कितनी है, V है। तो लेंस के सूत्र से अब लेंस का जो हमें सूत्र लगाना है 1/f इक्वल टू होता है 1/b
बी माइनस 1/v u0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए u होता है ना, सूत्र क्या होता है 1/b माइनस 1/u होता है। अब यहाँ पर u क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है। अब यहाँ पर वस्तु की दूरी हमें u रखनी है जब हमारी u होती है, लेकिन यहाँ पर वस्तु का कार्य तो i डैश कर रहा है और i डैश की दूरी क्या है v डैश, तो हमें u के स्थान पर यहाँ पर v डैश रखना पड़ेगा। अब हमारे पास समीकरण 1 जो हमारा है a वाला और समीकरण 2 हमारा a वाला आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। जब हम बच्चों समीकरण 1 और समीकरण दोनों को जोड़ेंगे आपस में, तब क्या होगा देखिए, समीकरण 1 है 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/b डैश माइनस 1/u। ये तो हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमें इसमें कौन सा जोड़ना है, समीकरण दूसरा का पार्ट जोड़ना है 1/v माइनस 1/v डैश 1/v डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये b डैश जो है वो माइनस का है, v डैश जो है प्लस का है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, v डैश और v डैश कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, 1/f1 इक्वल टू बचा 1/f2 यानी कि 1/v माइनस 1/u, यही तो बचा है, ठीक है सर। ये वाला सूत्र है, चाहे तो आप इस सूत्र को नोट डाउन कर लीजिए, ये भी सूत्र हमारा बोर्ड एग्जाम में हमें काम आएगा, ठीक है। और चूंकि हमें पता है 1/f इक्वल टू होता है 1/b माइनस 1/u, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/b माइनस 1/u ही तो लिखा हुआ है, तो 1/f इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूज लग रहा हो, 1/f1 इधर देखिए 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसको सूत्र को सॉल्व कर सकते हैं। तो परस्पर अगर संपर्क में रखे दो पतले लेंस से, तो इनका सूत्र जो आएगा 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। समझ में आया। अब बात करते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। तो बच्चों हमारा जो अगला डेरिवेशन है उसमें कह रहा है कि आवेशों के पुनरावृत्त से उभयनिष्ठ विभव में स्थापित करना है। आवेश दो है, उनके पुनरावृत्त से उनके बीच में परिवर्तन से हमें एक जो यानी कि जो उभयनिष्ठ विभव आएगा उसके बारे में बताना। हमें इस तरीके से आपको एक चित्र बना लेना है। एक हमारा आवेश एक Q1 है, इस पर धारिता C1 है, उसकी विभव जो V1 है, ठीक है। ये हमारा इसको बीच में इनको क्या किया, तार से जोड़ दिया कि इस पर Q1 C2 और Q2, अब Q2 C2 और V2 है, ठीक है। माना दो चालक, एक Q1 है दूसरा Q2, एक Q1 है दूसरा Q2, ये चालक है जिनकी धारिताएं C1 और C2 है, यानी कि धारिताएं C1 है और C2 है तथा विभव जो है V1 और V2 है, एक तार के द्वारा जोड़े गए, एक तार के द्वारा जोड़ दिए गए, हमारा क्या है, तार है। तो आवेशों के यानी कि पुनरावृत्त से पहले चालकों पर आवेश क्या होगा, अगर हमने जब इस तार को नहीं जोड़ा था उससे पहले चालकों पर आवेश क्या होता, जो हमारा Q1 चालक था उस पर C1 V1 आवेश होगा, Q2 चालक था उस पर C2 V2 आवेश होगा। अब हमारे एक समीकरण ए आ गया, एक समीकरण 2 आ गया, यानी कि समीकरण 1 और 2 आ गया। अब यहाँ पर Q इक्वल टू में एक सूत्र पता है CV होता ना, CV, उसी से हमने लिखा है Q1 होगा तो C1 हो जाएगा V1, ठीक है। इसी तरीके यहाँ से हमें इस सूत्र को यहाँ से लाए हैं, ठीक है। यदि आवेशों के पुनरावृत्त से पहले, यदि आवेशों के पुनरावृत्त के बाद में यदि दोनों चालकों पर विभव समान V हो जाए, विभव क्या हो जाए, समान V हो जाए, तब उभयनिष्ठ विभव जो होगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर कुल विभव में निकालना तो कुल आवेश कितना होगा और कुल धारिता क्या है, इनको दोनों को जोड़ दें, हम कुल आवेश से कुल धारिता को भाग कर दें तो हमारा कुल विभव आ जाएगा। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, आवेश को हम जोड़ दें Q1 हो जाएगा प्लस Q2 हो जाएगा, दोनों एक हमारा आवेश Q1 है दूसरा Q2 जुड़ जाएंगे, धारिता एक C1 है C2 है तो धारिता भी जुड़ जाएंगी। तो हमने वही किया है यहाँ पर। तो हमें V इक्वल टू कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2 हमने रख दिया, कुल धारिता कितनी है C1 प्लस C2 रख दिया। अब हमने क्या किया, इंट रख दिया, ठीक है। अब हमें एक सूत्र पता है Q1 व Q2 के मान रखते हैं। अगर हमें Q1 और Q2 के मान रखते हैं तो हमें Q1 का मान कितना है बच्चों, Q1 का मान है C1 V1। अब हमने Q1 के स्थान पर क्या रख दिया, C1 V1 रख दिया। अब हमें Q2 का पता है C2 V2 है, हमने Q2 के स्थान पर क्या रख दिया, C2 V2 रख दिया। अब अपॉन C1 प्लस C2 है, ये हमारे मान रखेंगे। और यही बच्चों हमारा उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है और इसको हम अच्छे से लिख लेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने आपको बहुत ही कम समय में सारे डेरिवेशन बता दिए जो भी इंपॉर्टेंट थे, और भी डेरिवेशन हम आपको बता देंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर। तो देखिए बच्चों पहला हमारा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता में ज्ञात करना है। यानी कि एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, इनके बीच में तुल्य धारिता कितनी है इसके बारे में बताना है। तो हम सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इनका नॉमिनेट कर लेंगे, इसको C1 मान लेंगे, इसको C2 मान लेंगे, इसको C3 और इसको C4 मान लेंगे। हम इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब आपको दोनों दिख रहे हैं किस क्रम में जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना यहाँ पर आप लिख लीजिए सॉल्व, माना C1 व
C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। इनको मान लेंगे सी डैश। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है, 1/c इक्वल टू 1/c डैश इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसा होता सूत्र। तो 1/c डैश इसको मैंने मान लिया है, 1/c1 का मान है 2 प्लस 1/c2 का भी मान है 2। जब हम इनका लासा निकालेंगे तो आएगा 2 प्लस 1 ऊपर वाले जुड़ जाएंगे तो 2/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि सी डैश का जो मान आया बच्चों वो 1 आया है, 1 म्यू एफ, 1 माइक्रोफैरेड। यानी कि इन दोनों तारों को अगर हम खत्म करें तो एक तार आया है, वो आया है 1 म्यू एफ का, 1 माइक्रोफैरेड का, ठीक है। अब देखिए एक तार वो आया है और एक तार ये वाला है, दूसरे दोनों एक दूसरे का क्रम में आपको लग रहे हैं, समांतर क्रम लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, माना आई डैश वो सी डैश, इसको मैंने सी डैश, तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, किस क्रम में है बच्चों, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में 1/c डैश मान लेंगे, C1 प्लस C2 ऐसा सूत्र होता है। C डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक का है 1 माइक्रोफैरेड, दूसरा हमारा ए वाला है कितने माइक्रोफैरेड का, 5, तो हमारे दोनों जुड़ जाएंगे 5 है, यानी कि दोनों कितने जुड़ के हो जाएंगे 6 म्यू एफ। यानी कि जो हमारा सी डैश आया, यानी कि इन दोनों को जो हमने हल किया है, इस पूरे को जब हल किया है तो एक तारा है, यानी कि ऐसे ऐसे हमारा बना है, एक यहाँ पर एक है, यहाँ पर बिंदु वस्तु वो है, यहाँ पर हमारा 1 माइक्रोफैरेड लगा है। इस पूरे चालक को हमने जब हल किया तो यहाँ पर एक आया है, वो हमारा आया है 6 म्यू एफ का। अब 6 म्यू एफ का ये आया है, ठीक है, ये वाला आ गया। अब यहाँ पर एक तार हो गया, अब आपको ये दोनों एक ही तार में लग रहे हैं ना, तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, कितना है 6 म्यू एफ का है। अब ये क्या करेंगे, माना हमने इसको माना था C डबल डैश, माना C डबल डैश तथा C4 श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो 1/c इक्वल टू हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c इक्वल टू हो जाएगा 1/c1 का भी मान 6 है, C2 का भी मान 6 है, दोनों 6 हैं, यानी कि लासा हो जाएगा बच्चों हमारा 6, ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 3 2 एकम 2 2 3 6, यानी कि 1/c इक्वल टू आ गया 1/3, 1c, यानी कि c इक्वल टू आ गया 3 म्यू एफ, 3 माइक्रोफैरेड। इसमें एक तार आया, तुल्यधारिता जो आई बच्चों वो हमारी 3 माइक्रोफैरेड है, ये चीज आपको याद रखना है। कितनी आई, 3 माइक्रोफैरेड। अगला देखिए, अगला बच्चों हमारा है एक बिंदु एक ए व बिंदु ए व बी के बीच में तुल्यधारिता निकालनी। इसमें में इस तरीके से सूत्र दिया गया है। वैसे हमने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल पढ़ा रखे हैं, चैनल पर आप लोग जाएंगे तो न्यूमेरिकल के बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, वो सारे पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो मैंने पढ़ा दिए हैं। और देखिए इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए माना बिंदु वस्तु ओ है, ठीक है, एक ये है, ये दोनों बिंदु वस्तु है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। आपको ये दोनों तारे अलग अलग दिख रहे हैं, तो इधर देखिए आपको ये वाले भी श्रेणी क्रम में लग रहे हैं और ये वाले भी श्रेणी क्रम में लग रहे हैं, तो हम इनको मानेंगे C1 C2 C3 और C4। माना C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। ये न्यूमेरिकल पूरा 5 नंबर में आएगा बच्चों, जब भी आएगा, ठीक है। 1/8 प्लस 1/8, जब आप इसका एलसीएम निकालोगे 8,8 का, तो आप ऐसे निकालना। देखिए 8,8 का एलसीएम निकाल ले, 2 से काट दीजिए, चक्कू 8 2 चक्कू 8, 2 से काटे 2 दूनी 4 2 दूनी 4, वैसे 8 ही आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम आया 8, तो हमने ऊपर वाले एक एक जुड़ जाएंगे, तो यानी कि 2/8 आया, 2 एकम 2 2 चक्कू 4, यानी कि 1/4 1/c डैश इक्वल टू आया 1/4, यानी कि c डैश इक्वल टू आ गया हमारा 4 म्यू एफ। कितना आ गया, 4 म्यू एफ, ठीक। अब देखिए हम इधर वाला हल करेंगे। माना C3 तथा C5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये दोनों किस क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में, ठीक है। देखिए 1/c डबल डैश, इसको मान लीजिए 1/c डबल डैश 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। 1/10 और 1/15 का जब आप लासा निकालोगे बच्चों तो आएगा 30। इसको 10 तियां 30 प्लस 15 दूनी 30, यानी कि 5/30, यानी कि 5 एकम 5 छक्का 30, 1/6, यानी कि 1/c डबल डैश इक्वल टू आया 1/6, यानी कि c डबल डैश इक्वल टू आया है 6 म्यू एफ, 6 म्यू एफ। और ए वाला हमारा C सिंगल डैश आया 4 म्यू एफ, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। माना C डैश तथा C डबल डैश समांतर क्रम में है, किस क्रम में है बच्चों, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो 6 + 4 = 10 आ जाएगा,
क्योंकि समांतर क्रम का सूत्र होता है C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2, इन दोनों को जोड़ देंगे जब जोड़ेंगे तो C1 प्लस C2 जुड़ जाएंगे, यानी कि 10 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तुल्यधारिता C इक्वल टू आ गई हमारी 10 माइक्रोफैरड। ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो बच्चों अब बचे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। न्यूमेरिकल का हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप और भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रकाश के जो व्यतिकरण से क्या तात्पर्य, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। देखिए प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है इसके बारे में समझिए। जब किसी एक माध्यम में एक ही आवृत्ति की, आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में चलती हूँ। जब किसी माध्यम में एक आवृत्ति लगभग समान होनी चाहिए और एक ही आयाम होना चाहिए, लगभग आयाम जो है वो समान होना चाहिए, और दोनों तरंगे जो है एक ही दिशा में होनी चाहिए, लगभग एक साथ होनी चाहिए। तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता, जो उनके अध्यारोपण से उनके मिलने से एक तरंग बनेगी जिसको हम कहेंगे परिणामी तरंग, उस परिणामी तरंग के कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी और तीव्रता जो होगी कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होगी, और इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता जो है वो अधिकतम है उनको तो हम कहेंगे संपोषी व्यतिकरण, वहां पर क्या होगा संपोषी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होगी वहां पर बच्चों होगा विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, अगला देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। जो हमारा प्रकाश का व्यतिकरण होता है इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होंगी इसके बारे में बताना। तो प्रकाश के जो प्रकाश होना चाहिए, दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगे की कलाओं का जो अंतर है वो स्थिर रहना होना चाहिए, यानी कि लगभग समान होना चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोत के कला संबद्ध होने चाहिए, यानी कि जो प्रकाश का स्रोत है उसे कला संबद्ध होने चाहिए, यानी कि उसी से लगभग बराबर होने चाहिए या फिर स्थिर रहने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा हमारा पॉइंट है कि दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने, दो तरंगे जो हैं उनके जो आयाम हैं वो दोनों के बराबर होने चाहिए, और दोनों जो स्रोत है वो एक दूसरे के निकट होने चाहिए। जो दोनों स्रोत थे जिनसे वो निकले थे वो एक दूसरे से निकट होना चाहिए। जब स्रोत हमारे निकट होंगे तो हमारी जो तरंगे निकल जाएंगी वो भी हमारी पास जाएंगी। तो बच्चों अगर हम बात करें प्रकाश विद्युत कार्यफलन की व्याख्या कीजिए, तो प्रकाश विद्युत कार्यफलन क्या होता है इसके बारे में समझिए। देखिए प्रकाश विद्युत कार्यफलन में जब एक धातु के पृष्ठ से किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, अगर कोई धातु उसके एक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को में बाहर निकालना हो ना, तो उसमें जो निकालने के लिए, जो मुक्त कराने के लिए, निकालने के लिए या फिर मुक्त कराने के लिए या उससे हटाने के लिए, अलग कराने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो धातु का कार्यफलन कहलाती है। जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, जो जरूरत पड़ती है उसे हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, चीज आपको पता ही है। अतः W इक्वल टू होता है h न्यू जीरो। अब अपितु यहाँ पर h न्यू जीरो प्रकाश की आवृत्ति है, B होती है, B इक्वल टू न्यू जीरो देहली आवृत्ति यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो एक फोटॉन की संपूर्ण ऊर्जा धातु के कार्यफलन के बराबर होती है, संपूर्ण ऊर्जा वो होगी वो धातु के कार्यफलन के बराबर होगी, यानी कि W इक्वल टू होगा h न्यू जीरो। यदि आपतित फोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन से कम है, जो हमारा आपतित फोटॉन होगा उसकी ऊर्जा अगर कार्यफलन से कम है, यानी कि उसको निकालने की क्षमता से अगर कम है, मान लीजिए किसी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 50 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसमें ऊर्जा 40 ही जूल है, तो वो निकाल नहीं पाएगी, कम होती है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अगला है सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, परावैंगिक तरंगे और एक्स किरणों पर हमें उपयोग बताना है, एक एक उपयोग इनका बताना है। तो सूक्ष्म तरंगे जो होती है इनका उपयोग, अगर मोस्टली हम दो उपयोग इनके बात कर लेंगे। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग उपग्रहों तथा लंबी दूरी के बेतार संचार में इसका उपयोग होता है, तथा विमान संचालन के लिए जो रडार प्रणाली प्रयोग की जाती है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। बात आती है अवरक्त किरणें। जो अवरक्त किरणें इसमें कोहरे तथा धुंधों में फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और फलों व बीज के सुखाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। लगभग दो हमने आपको प्रयोग बता रहे हैं। ठीक है, इन तरंगों के जो परावैंगिक, इन तरंगों का उपयोग नकली दस्तावेजों, नकली नोटों और अंगुली छापन का पता लगाने में भी किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगली बच्चों हमारी एक्स किरण। इन तरंगों का उपयोग शरीर की टूटी हड्डी का पता लगाने में, फेफड़ों के रोगों में किया जाता है। यानी कि जब हम एक्सरे करा जाते हैं तो वहां पर आपकी एक्सरेज डाली जाती है। एक्सरेज की इतनी क्षमता होती है वो मांस को तो भेज सकते हैं लेकिन हड्डी को भेज नहीं सकती। तो जहां पर हड्डी टूटी होती है वहां से वो मांस को भेज से निकल जाती है, तो डॉक्टर बता देता है यहाँ पर हमारी हड्डी टूटी है। तो बच्चों एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए, और सबसे मोस्टली जो इस वीडियो में मैंने बात की जिसके ऊपर वो थे हमारे डेरिवेशन, और डेरिवेशन भी मैंने आपको लगभग बहुत सारे डेरिवेशन बता दिए। आप इन सभी डेरिवेशन को, सभी न्यूमेरिकल्स को आप तैयार कर लीजिए। न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप बहुत सारे क्वेश्चंस और डेरिवेशन भी पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई डाउट होता तो पूछ लीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।